That is particle nature of light. The Planck's quantum theory means we have discussed particle nature of light. I'm just giving a recap of the formula. Light is having particle nature, and formula for Planck's quantum theory is E is equal to NH nu. The E is equal to NH nu is the formula, that is energy is equal to N times quantum or photon. अब आपके पास इसी फॉर्मूला को मैंने लिख दिया था NhC by lambda. Then in previous class we have done dual nature of light by Einstein. It is lambda is equal to H upon mc. This is the equation for dual nature of light. What is the value of H here? बताओगे जरा H क्या था और H की वैल्यू क्या थी? 6.626 10 raised to power minus 34 joule second. यहाँ पे एक कन्वर्जन लगा लो बेटे. If energy is 1 watt, केवल ना एनर्जी की जगह पे पावर दिया होता है. तो न्यूमेरिकल्स में if power is given 1 watt, so what is the meaning of 1 watt? So write down 1 watt is 1 joule per second. यानी 1 watt it is 1 joule per second. यानी अगर आपको पावर दिया गया है और न्यूमेरिकल एनर्जी से सॉल्व करना चाहते हो तो आप वहाँ पे ये कंसेप्ट लगा दोगे कि पावर इज 1 watt. इट मीन्स वी कैन टेक इट एज 1 joule per second. For example, if it is a 100 watt bulb, 100 watt bulb means 100 joule per second is the energy given by that bulb. Then you have one conversion, write down 1 electron volt, write down 1 electron volt. It's a unit of energy. It is equal to 1.602 10 raised to power minus 19 joules. अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी गई है, इसका मतलब आपसे कह रहे हैं 1.602 10 raised to power minus 19. This is called 1 electron volt. It's another unit of energy. तो न्यूमेरिकल्स में आपको ये सही टर्मिनोलॉजी वहाँ पे यूज करने में मिलेगी. तो ये सब लिख लो सो दैट जब आप न्यूमेरिकल्स करो तो आपको वो इजी लगे. ठीक है जी. अब इसी टॉपिक पे प्लैंक्स क्वांटम थियरी एंड देन ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. अब बेटा मास इनटू वेलोसिटी यहाँ पे लिखो. मास इनटू वेलोसिटी इट इज कॉल्ड मोमेंटम. Mass into velocity is called momentum, and symbol of momentum is small p. Momentum, it is represented by a symbol small p. It is mass into velocity. यानी अगर आपको momentum given हो, इसका मतलब mass into velocity given है, तो lambda is equal to h upon p हो जाएगा. It will become h divided by momentum, mass into velocity. तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए कुछ बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, and these are the important points, important tips for your numerical section. तो मैंने जो असाइनमेंट आपको सेंड किया है उसके जब आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे स्टेटमेंट्स, ये फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए. तो इन सबको आप लिख लो. दिस इज मस्ट फॉर योर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन. समझ आ गए यहाँ तक? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हम कर चुके थे, लेकिन उसमें कोई न्यूमेरिकल सेक्शन नहीं था, और अब हमें करना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दैट इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट. यहाँ तक सबने नोट कर लिया? हाँ जी करो.
ओके, अब आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया था। हमने कहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है विद द हेल्प ऑफ लाइट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जरा ध्यान से समझो, इफ दिस इज अ मेटल सरफेस और एवरी मेटल सरफेस इज मेड अप ऑफ, हमने कहा था मेटल सरफेस इज मेड अप ऑफ कर्नल्स, यस, कर्नल्स एंड फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और यहाँ बहुत सारे कर्नल्स पड़े हैं जो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। अगर ये मेटल सरफेस है तो मेटल सरफेस जो है इट इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से लूजली हेल्ड है। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड। तो पहले मैं इसका न्यूमेरिकल सेक्शन समझा रही हूं, पहले वो करते हैं। When I say electrons are loosely held, तो इन loosely held electrons को निकालने के लिए, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हम कहेंगे एनर्जी E0 is required to take electron from the surface। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये E0 वैल्यू के साथ, E0 वैल्यू जो है उसके साथ इस मेटल सरफेस के साथ बाउंड है और हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। तो व्हाट इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग दैट आउट? इट इज गोइंग टू बी E0। तो E0 इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, राइट? यहां तक समझ आ गया? यानी इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं आ रहा। जैसे हमने मेटल को हाथ में पकड़ा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट जस्ट बाय हैविंग सनलाइट। वो कहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक एनर्जी चाहिए। जब तक हम उतनी एनर्जी नहीं देंगे तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता। इज इट क्लियर? राइट। अब यहां से निकालने के लिए E0 चाहिए। अब एक तरफ मैंने रखा सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी सन हो सकता है, कोई यूवी लैंप हो सकता है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी फोकस्ड और पॉइंटेड एट द सरफेस ऑफ मेटल। तो ये आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी हम ये कह सकते हैं ये हमारा हो गया इंसिडेंट रेडिएशन। तो जो रेडिएशन आप मेटल सरफेस पे फोकस कर रहे हो उसका हम कहेंगे इंसिडेंट रेडिएशन, एंड दैट इंसिडेंट रेडिएशन इज हैविंग एनर्जी व्हिच इज E। तो E is the energy of incident radiation. Now this incident radiation is going to strike at the electron, and this electron will absorb this radiation energy and it will come out, and this electron will come out, and this electron is named as photoelectron. अब आप इस इलेक्ट्रॉन का नाम रख रहे हो photoelectron because it is coming out because of light. तो अब आपके पास क्या सरफेस आ गया? हम कह रहे हैं मेटल सरफेस है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं बहुत सारे, वो थोड़े लूजली हेल्ड हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए व्हाट वी नीड इज एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड E0। जैसे हमने इस एनर्जी की बात करी, E0 इज द रिक्वायर्ड एनर्जी एंड E इज द गिवन एनर्जी। तो एनर्जी गिवन इज एनर्जी E एंड E0 इज रिक्वायर्ड। एंड जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, लेट अस सपोज मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए 10 जूल्स एनर्जी चाहिए और जो आपकी इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी है 12 जूल्स। तो अब आप देखो रिक्वायर्ड इज 10 बट द फोकस इज 12। तो जो 2 किलो जूल्स एक्स्ट्रा हमने दी, क्या वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक? क्या एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है?
तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब 2 किलोजूल्स या 2 जूल्स आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी है, तो व्हाट विल बी द फेट ऑफ दैट एक्स्ट्रा एनर्जी? तो वो कहते हैं दैट विल बी कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है विद सम काइनेटिक एनर्जी, आप उसे लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी के। तो हमने ई एनर्जी दिया, ई नॉट मेटल के सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी जो भी बचा वो क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है एज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसका मतलब जितनी एनर्जी आपने दी वो है E, इट इज गोइंग टू E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, कुछ E नॉट को चला गया यानी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली, और बाकी की एनर्जी क्या बन गई? काइनेटिक एनर्जी। तो E मस्ट बी इक्वल टू E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। पहले इतना बताओ मुझे, ये फॉर्मूला समझ आ गया? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो E is equal to E naught plus kinetic energy। अब आपके पास जब हमने कहा E is equal to E naught plus kinetic energy, अभी तक हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही सोचा था, और हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बात कर रहे हैं, इसके अलावा हमने और कोई काम नहीं किया। अब वो आपसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, इट मींस इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? हाफ mv स्क्वायर। m क्या हो जाएगा बेटे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड v क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम साइड पे लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पता है ना आपको कितना होता है? 9.1 10 raised to power minus 31 किलोग्राम। एंड v क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस भी वेलोसिटी से वो बाहर आ रहा है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो एनर्जी आपने फोकस की है, इफ दैट एनर्जी इज h nu, according to Planck's quantum theory, this energy is going to be h nu। जो एनर्जी आपने एब्जॉर्ब करा दी इलेक्ट्रॉन को, that can be written as h nu naught plus half mv square। अब बताओ ये फॉर्मूला समझ आया? E is equal to h nu। E नॉट की वैल्यू आपने क्या कहा? इट इज इक्वल टू h nu नॉट। यानी जो E नॉट आप लिख रहे थे, इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखते तो ये क्या लिखी जा सकती है? h nu नॉट। व्हाट इज दिस h nu नॉट और E नॉट? हम कहेंगे दिस इज E नॉट व्हिच इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। न्यू नॉट क्या हो जाएगा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। तो अब आप पहले इतना बताओ मुझे, ये फॉर्मूला समझ आ गया तो मैं इनको डिफाइन करा। Yes, ma'am. क्लियर है? क्या ऐसा लिख सकते हैं बेटा? h nu minus h nu naught is equal to half mv square। Can we write it? Yes, ma'am. h कॉमन ले लेते हैं, we can write it as nu minus nu naught is equal to half mv square। ठीक है जी, राइट? अब जैसे आपने h कॉमन ले लिया, नाउ वी कैन से दैट इट इज 2 times h nu minus nu naught divided by m under the root is equal to velocity of electron। तो आप वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते थे बाय यूजिंग दिस सिंपल इक्वेशन।
आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है, आपसे इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, दैट इज अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। तो न्यूमेरिकल्स की बात करें तो हमें ये सब आना चाहिए। हाँ जी बेटे बोलो। What is the value of E naught? It is standard for a metal or a value specification? Yes, we are just going to define this E naught, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। इट इज स्टैंडर्ड फॉर अ गिवन मेटल। हर मेटल की अपनी अलग वैल्यू होती है, फिर इसके अलग से नाम रखे जाते हैं, दैट आई टेल यू। ठीक है, Yes. तो आपने कौन सा प्रिंसिपल लगाया है? यू आर यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हियर। एनर्जी इज कंजर्व्ड, इंसिडेंट रेडिएशन इज हैविंग एनर्जी E which is equal to h nu। मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर से बाहर निकल सकता है और वो किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, हाफ mv²। जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, दैट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज E naught वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू है वो। अब हमें इन सब वैल्यूज को डिफाइन करना है। यहाँ तक सब लोग नोट करो, एक बार इसे देखो, सो दैट वी कैन मूव फर्दर। हम एनर्जी मेटल एब्सॉर्ब करेंगे। हाँ जी बेटे, हम एनर्जी मेटल एब्सॉर्ब करेगा E naught। हाँ जो एनर्जी है वो हमने फोकस की है, उसमें से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेगा। मेटल का इलेक्ट्रॉन उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जितनी एनर्जी उसको जंप करने के लिए चाहिए। बाकी की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? अपनी काइनेटिक एनर्जी में, राइट? तो जब भी हम मेटल के ऊपर कोई, जैसे धूप है, धूप जब मेटल के ऊपर पड़ती है तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होने लग जाते हैं, उनको एनर्जी मिल रही है। अगर उनको एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं टू हायर शेल, यानी वो बाहर निकलना चाहते हैं। अल्टीमेटली अगर वो वहां से बाहर निकल आते हैं और उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है तो वो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देंगे, राइट? हाँ जी, जल्दी से नोट करेंगे इसे। कर लिया? यस मैम। Yes, sir. अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज दिस E naught? क्या E naught की वैल्यू हमें दी जाएगी? तो E naught क्या है? हम इसका नाम रखते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? इट इज minimum amount of energy, minimum amount of energy required to remove electron from metal surface. अब E naught की वैल्यू कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो E naught किसकी इक्वल है? H न्यू नॉट। तो हम कहेंगे न्यू नॉट को क्या नाम दे सकते हैं? हम इसको कह देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज नेम्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इसको डिफाइन करना हो तो आप कहोगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। It is minimum frequency required to remove or to eject. The word eject can also be used to eject an electron from metal surface. तो मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
तो थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज देयर. अब हमारे पास पॉइंट ये है, एवरी मेटल हैज इट्स ओन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ न्यू नॉट और ई नॉट. तो हर मेटल की अपनी फिक्स्ड वैल्यू होती है. तो आप ये कह सकते हो ई नॉट की वैल्यूज आपके पास सबके लिए अलग अलग हैं और सबके लिए ये वैल्यूज फिक्स्ड है. तो डिफरेंट मेटल्स आर गोइंग टू हैव डिफरेंट ई नॉट वैल्यूज. अब अगर मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, these are the metals. तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है बेटे? दिस इज ग्रुप नंबर 1. इन सारे मेटल्स की हम लेंगे, ये जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 हैज लो ई नॉट वैल्यूज. इसकी ई नॉट काफी कम होती है. और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे, एज वी आर मूविंग डाउनवर्ड्स, तो ई नॉट वैल्यूज डिक्रीजेस. तो E naught value decreases as we move down the group. इसका मतलब आप जब नीचे की तरफ जा रहे हो तो इसकी वैल्यू सबसे कम हो गई सीजियम की. तो सीजियम जो है, अगर हमारे पास लो E naught वैल्यू है तो सीजियम को हम कहते हैं दिस इज द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है तो सबसे सुटेबल हमारे पास कौन है? तो हम कहते हैं दैट इज सीजियम. तो सीजियम इज गोइंग टू बी द मोस्ट सुटेबल वन क्योंकि उसकी ई नॉट वैल्यू सबसे कम है. तो सबसे पहले वैल्यू ई नॉट है क्या? तो हम कहेंगे ई नॉट क्या है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. और ई नॉट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी और न्यू नॉट को कह सकते थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. हर मेटल के पास अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू है न्यू नॉट या ई नॉट की. ग्रुप 1 बहुत ही सुटेबल ग्रुप है क्योंकि इसकी वैल्यूज ई नॉट की सबसे कम होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में. तो आपको ये लोएस्ट ई नॉट इन पीरियोडिक टेबल, द फुल पीरियोडिक टेबल अगर हम ले लें तो उस पूरे पीरियोडिक टेबल में ई नॉट की वैल्यू सबसे कम जो है वो इसी ग्रुप की है. तो नेचुरली यही ग्रुप हमें सबसे ज्यादा सुटेबल लगा. और इसमें से भी जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो सीजियम की जो वैल्यू है वो सबसे कम है, लीस्ट है. तो ये सबसे कम है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा सुटेबल होगा. तो ये हमारे पास था फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ न्यू नॉट, ई नॉट एंड सो ऑन. ई नॉट को यानी एच न्यू नॉट जिसे आप बोल रहे हो और वी कैन सी ई नॉट, हम कहेंगे इसको एक और नाम दिया गया, that is also named as work function. तो work function is the another name of your E naught value, right? अगर हम इस E naught की बात करें तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है. This is about one electron. बेटा अगर E naught को एवोगेड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, E naught multiplied with Avogadro's number and divided by 1000, तो आप कहोगे this will become ionization energy in kilojoule per mole. यानी अगर आपसे कहते हैं कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलोजूल पर मोल, इसका मतलब आपको एक मोल इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है. तो एक मोल के लिए क्या करना पड़ेगा? इनटू एवोगैड्रोस नंबर. तो ई नॉट इनटू एवोगैड्रोस नंबर, नाउ इट इज गोइंग टू बी 1 मोल की वैल्यू निकाल दी. लेकिन जो आंसर आएगा वो तो जूल्स में आएगा क्योंकि आपका एच किस में है? जूल सेकंड में. तो कह रहे हैं इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू बन जाएगी किलोजूल पर मोल, which is named as ionization energy, right? अब यहाँ तक बताओ बेटे, E नॉट समझ आया? और किसी भी मेटल की E नॉट कभी जीरो नहीं होते. तो हम कहेंगे नो मेटल कैन हैव
ई नॉट वैल्यू इक्वल टू 0। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी दिए बाहर आ जाए। तो ई नॉट 0 कभी नहीं होती। ई नॉट की कुछ ना कुछ वैल्यू, कम चाहे ज्यादा, लेकिन ई नॉट की कुछ वैल्यू जरूर होगी। और अब आपको ये समझ आया कि हम सीजियम को ही क्यों यूज करना चाहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाई सीजियम इज प्रेफर्ड फॉर फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स, तो आप क्या कहोगे? बिकॉज इट हैज, बोलो, इसको क्यों यूज कर रहे हो आप? इसके पास क्या चीज है जिसकी वजह से इसको यूज किया जाना चाहिए? तो बेटा इसके पास क्या है? लोएस्ट ई नॉट वैल्यू है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना जितना आसान होगा उतना ही बढ़िया है ना। कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी से बाहर आ जाते हैं तो नेचुरल है आपके लिए इजी टास्क है, आप उसे जल्दी निकाल पा रहे हो। बोलो, ये बात समझ आई? हाँ जी बेटा, एनी डाउट इन दिस टॉपिक ई नॉट की बात में? प्लस वन क्लास, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल? अरमान, ईशान, ओके ओके, आई सी, देखती हूँ बेटे मैं। नोट कर लिया सबने? आप लोगों की आवाज मेरे तक क्यों नहीं आ रही? नो बेटे, यू आर नॉट ऑडिबल। जस्ट मिनट बेटा, एक मिनट, सिग्नल जो है ना वीक हुआ है। आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई आई कांट हियर यू। हाँ जी बेटे, 2 मिनट वेट करो। नोट कर लिया सबने? एवरीवन इज ऑन म्यूट। मैंने तो किया नहीं। तो ये आपके पास था थ्रेशोल्ड एनर्जी का टॉपिक। नाउ लेट्स मूव फर्दर। आई थिंक समझ आ गया है सबको। अभी सिग्नल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा तो आपकी आवाज मुझे आ जाएगी। आवाज आनी चाहिए। आप बोलो कुछ प्लीज। तो E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये टॉपिक हमने अभी तक कवर अप किया है। और ई नॉट क्या था ये मैंने आपको समझाया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ और पॉइंट्स हमें समझ आने चाहिए। दोज आर, बेटा अगर मैं बोलूं इफ E is just sufficient to eject an electron, so what does it mean? अगर आपसे कहा जाता है कि एनर्जी इज जस्ट सफिशिएंट टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे, जैसे वो कहेंगे एनर्जी इज जस्ट सफिशिएंट, इसका मतलब ये होगा कि जो आपका E है वो E नॉट के इक्वल है। अगर ये दोनों बिल्कुल ही बराबर है तो E नॉट के इक्वल हो गया। तो जब आप कहते हो E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो
काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यानी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है बट इट कैन नॉट मूव। तो जैसे मैंने वहां लिखा एनर्जी इज जस्ट सफिशिएंट टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ई और ई नॉट को आप इक्वल पुट कर दोगे और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0। नाउ ई मस्ट बी greater than E naught to eject electron with some velocity। तो आपके पास एनर्जी को थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ सकता है, राइट? एक मिनट बेटे। अब बेटे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है हमें मेटल के सरफेस पे, और हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने एनर्जी बिल्कुल उतनी ही दी जितनी ई नॉट की वैल्यू है, अगर ई और ई नॉट बिल्कुल इक्वल है, एनर्जी एंड ई नॉट दीज आर एग्जैक्टली सेम, तो नेचुरल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी मेटल सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएगा, यानी इफ दिस इज द मेटल सरफेस, E is the energy which is focused on the surface, E naught is absorbed over there, तो आपके पास ये दोनों बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर पड़ा है, it cannot come out। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने आपसे कहा E must be greater, E जो है ज्यादा होना चाहिए E naught से, तो नेचुरल इलेक्ट्रॉन की कुछ तो वेलोसिटी होगी। अब बेटा E must be greater than E naught, that is must for the electron to come out with some velocity। अब आप जरा देखो, अगर मैं एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करूं with kinetic energy of electron, तो जैसे जैसे आप इसकी एनर्जी बढ़ाओगे, E naught तो कांस्टेंट है, राइट? E naught is going to be the constant, E is increased, अगर आप E को इंक्रीज करते हो तो आपके पास जस्ट अ मिनट बेटे, हाँ जी। अब अगर इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, ये वैल्यू कांस्टेंट है और ये वैल्यू के साथ प्लॉट कर रहे हैं। लेट अस सपोज एग्जांपल दे रही हूं मैं, मान लेते हैं दिस इज 100 एंड दिस इज 20, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, बोलो? इट विल बी 80, करेक्ट। अब मैंने इसको 100 के बजाय अगर 120 कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ठीक है, पहले आपने कहा था 100, दिस इज 20, तो काइनेटिक एनर्जी इज 80, आपने कहा दिस इज 80। अब मैं वैल्यू चेंज कर रही हूँ, इफ आई एम गोइंग टू मेक इट 120, ये वैल्यू तो फिक्स्ड है, दिस वी कांट चेंज, राइट? अगर आप ये वैल्यू चेंज नहीं कर पा रहे हो, इफ दिस वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, तो ये आपके पास आ जाएगा 80 की बजाय क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 100।
राइट? हाँ जी बेटे, तो हम लोग कह रहे थे कि इट इज E is 120. अगर हम E को 120 कर दें, ये फिर भी क्या रहेगा 20 और ये क्या हो जाएगा 100. इज इट क्लियर? अगर हम इसको 130 कर देते तो क्या E0 को फर्क पड़ता? वो तब भी सेम ही रहता. तो ये कितना हो जाता 110. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और ये एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जिस पॉइंट से आप ये शुरू कर रहे हो यानी यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है दैट इंटरसेप्ट इज गोइंग टू बी E0. ये आपका E0 बन जाएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने ग्राफ प्लॉट किया एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वी आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू यानी इतना आपके पास क्या हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी. सेम ऐसा ही एक ग्राफ और प्लॉट कर लेते हैं. देखो इधर, अगर मैं आपसे बोलूं कि दिस इज म्यू फ्रीक्वेंसी एंड हियर वी हैव काइनेटिक एनर्जी, तो आपको पता है न्यू h न्यू होता है ना, h इज अ कांस्टेंट. तो अगर मैंने फ्रीक्वेंसी ले लिया होता तो ये ग्राफ ऐसा आता और अब ये जो वैल्यू यहाँ पे आती दिस इज गोइंग टू बी न्यू नॉट. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. यानी हमें ये समझ आ रहा है कि E इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी और वी कैन से h nu is proportional to kinetic energy or we can say that as h is a constant nu is proportional to kinetic energy. तो आपके पास ये बात क्लियर हो गई कि जितनी ज्यादा एनर्जी आप इंसिडेंट करोगे उससे इसको फर्क पड़ता है. काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है, E0 को कोई फर्क नहीं पड़ता. तो वैल्यू ऑफ E0 इज नॉट गोइंग टू चेंज, it is the value of kinetic energy which is going to change with the help of this incident energy. ये बात समझ आई बेटे सबको? देखो जरा ध्यान से. Is it clear? तो ये हमारे पास था नेक्स्ट पॉइंट. पहला पॉइंट हमारे पास था कि अगर उन्होंने कहा जस्ट सफिशिएंट, इफ एनर्जी इज जस्ट सफिशिएंट टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन तो मतलब हो जाएगा E is equal to E0 काइनेटिक एनर्जी 0. अगर एनर्जी ज्यादा है तो उससे क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कुछ तो आएगी. वो जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है उसके लिए हमने क्या कहा कि मोर इज द एनर्जी मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी. और जो इंटरसेप्ट ऑन द ग्राफ लाइन है या वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो क्या आ जाएगा E0. और ऐसे ही अगर मैं न्यू यानी फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करती हूँ वर्सेस काइनेटिक एनर्जी so this is going to be the nu naught. Nu naught is threshold frequency, right? Now next point. Next point आपके पास ये है कि अगर आप नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा देते हो, if number of photons are increased on metal surface, तो आपने क्या किया मेटल सरफेस के ऊपर ज्यादा फोटोन्स की बम्बार्डमेंट कर दी. यानी आपकी मर्जी थी अगर आप मेटल के उस सरफेस पे एक की बजाय यानी अभी तो आप एक h न्यू फोकस कर रहे हो, एक h न्यू नॉट एब्सॉर्ब हो रही है और बाकी काइनेटिक एनर्जी. अगर आप नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा देते हो, अगर आपने 2 फोटोन्स फोकस किए तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट? 2 इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट. इट मींस अगर आप नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ा देते हो तो उससे किसको फर्क पड़ेगा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को, राइट? तो आपके पास जैसे आपने नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज किए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए. ऐसे देखो
अगर आपने 3 फोटॉन्स डाल दिए, 3 फोटॉन्स, और वी कैन से 4, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो कह रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। E नॉट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू ऑफ E नॉट इज सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स, वो तो 1 1 1 सबकी अपनी फिक्स्ड वैल्यू है ये। अब जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाया तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ फोटॉन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, दैट मींस इंटेंसिटी। इसका मतलब आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं किया था। अगर आपने इसे h न्यू रखा है तो ये भी h न्यू ही है, न्यू सेम, न्यू नॉट सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ किस वैल्यू को फर्क पड़ रहा है, ऐसा करने पर किस चीज को फर्क पड़ रहा है? इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते थे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो अब आपने जितने फोटॉन्स बढ़ाते गए उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से इसका मतलब क्या बढ़ेगा? तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंटेंसिटी, तो सोच के बताओ काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में क्या रिलेशनशिप है? बताओ जी, देखो जरा क्या फर्क पड़ेगा? कोमल बोलो बच्चे। अगर हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को क्या फर्क पड़ रहा है? इट मींस इसको बढ़ाने के लिए नंबर का तो मतलब ही कोई नहीं है ना। मान लो आपने 2 फोटोन डाले तो भी दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही होगी, ke1 ke1। इसको समझ के देखो, इफ दिस इज 100, this is again 100, this is 20, this is 20, तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 80। It means kinetic energy of electron is independent of intensity of light। यानी अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो चेंज करते हो, बढ़ा देते हो, तो काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर आप मैं ग्राफ प्लॉट करूं इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, आप इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट पे फिक्स्ड है, ऐसा ग्राफ है। तो वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम, इंटेंसिटी ये हो ये से हो 3 4 जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ, काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसी ग्राफ को ऐसा प्लॉट करते हो तो इफ आई प्लॉट काइनेटिक एनर्जी ऑन दिस साइड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द एक्स एक्सिस, आप ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपको की काइनेटिक एनर्जी सेम ही तो रहनी है, चाहे आप ग्राफ ऐसे बना रहे हो चाहे ऐसे बना लो, बात तो एक ही है। लेकिन अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया होता बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, यानी आप कह सकते हो इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। ध्यान से देखो तीनों की तीनों ग्राफ, ये दोनों ग्राफ तो सेम ही चीज के हैं।
सिर्फ मैंने x और y एक्सिस को उल्टा पुल्टा किया है। इस ग्राफ में मैंने इंटेंसिटी वर्सेस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लगाया, तो मुझे दिख रहा है कि मोर इज द इंटेंसिटी, मोर विल बी द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है? कंडीशन इज न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तभी ऐसा हो सकता है, वरना तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए वायलेट कलर की लाइट चाहिए, अगर आप उसके ऊपर रेड लाइट फोकस करते रहो तो क्या वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है? इज इट पॉसिबल? सोचो, वायलेट लाइट चाहिए फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या रेड लाइट आपका पर्पस सॉल्व कर पाएगी? नो। रेड की एनर्जी कम होती है वायलेट से कि ज्यादा? लेस फ्रीक्वेंसी लेस एनर्जी, बिल्कुल ठीक। आप कहोगे वायलेट और रेड में से रेड की फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब रेड की एनर्जी कम है, इसलिए वायलेट वाला काम रेड नहीं कर पाएगा, राइट? लेकिन अगर उल्टा कर दें तो किसी को रेड चाहिए था और आपने वायलेट फ्रीक्वेंसी फोकस कर दी, रेड चाहिए था और वायलेट फ्रीक्वेंसी फोकस की, तो क्या चीज? तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा बेटे, और उसकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि आप हाई एनर्जी देते जा रहे हैं, राइट? दोबारा सुन लो, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि अगर हमने रेड चाहिए था एनर्जी के लिए और आपने एनर्जी कौन सी फोकस कर दी है? वायलेट, तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी हाई है, मतलब आप क्या चीज इंक्रीज कर रहे हो? न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। मुझे रेड चाहिए था, मैंने फ्रीक्वेंसी वायलेट यूज कर दी, तो न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट क्या होगा? जैसे जैसे आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी फोकस करते हो तो क्या चीज इंक्रीज करती है? काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट? अब बताओ यहां तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? देखो जरा ध्यान से, any doubt if you have? No doubts? Okay. Now, अब वहां पे एक और कॉन्सेप्ट आया, that is called stopping potential. Next term we are going to understand is stopping potential. Stopping potential it is potential required to stop the ejected electron. जो इलेक्ट्रॉन हमने इजेक्ट किया है उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए होगा उसका नाम रखा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था, H nu is focused, H nu naught is absorbed. इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है with some kinetic energy. अगर आप इसको रोकना चाहते हो, रोकने के लिए बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल किसकी इक्वल होगा? नेचुरली कोई चीज 10 किलो जूल्स की स्पीड से बाहर आ रही है, अगर आप उसे रोकना चाहते हो तो आपको कितने किलो जूल्स लगाने पड़ेंगे? 10 किलो जूल्स। तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है जूल्स में, तो हाफ mv² इट इज इन जूल्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो है पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो आप कहोगे इट इज इक्वल टू डैश इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप कहोगे जो वोल्टेज जो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालोगे दैट वोल्टेज इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपने मैग्नीट्यूड सेम रखा हाफ mv², वोल्टेज यानी V हमने निकालना है, तो आप कहोगे हाफ mv² डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल बी स्टॉपिंग पोटेंशियल।
ये बात समझ आई? हाँ जी बेटा, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. क्योंकि आपके पास ये मैग्नीट्यूड अगर है और आप उसे वोल्टेज निकालना चाहते हो तो नेचुरल आप EV निकाल पाओगे ना, जूल्स इज इक्वल टू 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, आपने कहा था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल्स। तो आपके पास ये कन्वर्जन का वैल्यू है, तो आप यहाँ से वोल्टेज निकाल सकते हो। पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड, दैट इज नेम्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? E नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। इंसिडेंट रेडिएशन मतलब जो रेडिएशन आपने फोकस की है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक हमारे पास किसके अंडर आ रहा है? अंडर द इफेक्ट कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ जी बेटे, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? इट इज द पोटेंशियल यानी एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब है, आप कह सकते हो पोटेंशियल मींस एनर्जी इन वोल्ट। जब आप किसी की एनर्जी वोल्ट भी कैलकुलेट करते हो तो उसे पोटेंशियल बोलते हैं। तो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको कहा ये 100 है, दिस इज 20, तो ये कितना था? 80 क्या थे? जूल्स थे। 80 जूल्स इज इक्वल टू डैश इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप उसमें से क्या निकालोगे? वोल्ट निकाल दोगे। रूल क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power minus 19 joules। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, चलो लेट अस सपोज मैंने 100 joules is E and 20 joules is E naught। if कंडीशन लगा लेते हैं तो what is stopping potential? मान लो मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो आपका आंसर क्या होगा? आपका सॉल्यूशन बनना चाहिए कि E is equal to E naught plus kinetic energy। It means 100, 20 and this is kinetic energy। तो 80 joules is kinetic energy, ठीक है। अब 1 जूल इज इक्वल टू, अब मुझे इसको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। मेरे पास ये यूनिट सिस्टम है, तो आप बताओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल्स। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 वोल्ट। तो आप कहोगे इट इज 80 डिवाइडेड बाय 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 वोल्ट। दैट इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ आया? 50 to 10 100। करेक्ट। ये हाइपोथेटिकल सी वैल्यूज थी, इसलिए मैंने आंसर चेक नहीं किया था। तो आपको सिर्फ ये समझना था कि निकालना कैसे है। बताओ समझ आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल? डन हो गया बेटा? Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये है, 1 photon can eject maximum 1 photoelectron। अब वो आपसे कहते हैं कि एक फोटोन जो है वो एक फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा मैक्सिमम। कैसे? देखें जरा कैसे। यहां 20 की रिक्वायरमेंट है, मैंने 21 फोकस किया, तो आप कहोगे मैम एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, 1 इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये तो आपको समझ आता है। इसको फोल्ड कर लो चार्जिंग के लिए। अगर मैं यहाँ पे 40 एनर्जी फोकस कर दूं तो क्या आपको लगता है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे? वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन अभी भी एक ही बाहर आएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी 20 जूल्स हो जाएगी। दैट इज द डिफरेंस। यानी आप कुछ भी कर लो, फोटोन जो है एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाएगा।
अगर मान लो मैं 60 यहां से फोकस करूं तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ठीक है, इस बात से क्या प्रूव हो रहा था? इस बात से ये प्रूव होता है दैट मीन्स योर फोटोन इज नॉट डिविजिबल। फोटोन डिवाइड नहीं हो रहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखे तो उसने अपने आप को डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में। इट्स नॉट देयर। तो फोटोन डिविजिबल नहीं है। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाता है। इट कैन नॉट इजेक्ट मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, चाहे उसके पास कितनी भी एनर्जी क्यों ना हो। और यहां से हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का वो पॉइंट प्रूव हो रहा था कि फोटोन इज नॉट डिविजिबल, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। राइट? समझ आ गया? So this is about your photoelectric effect. We have finished with the topic photoelectric effect. समझ आया सबको अच्छे से? यानी न्यूमेरिकली तो बस एक इक्वेशन ही है, अदरवाइज बाकी सारे पार्ट क्या है आपको खुद समझना है कि अगर आपको 100 रुपीज का चॉकलेट लेने जाना है तो आप 100 रुपीज साथ लेके जाओगे मिनिमम। तो E मस्ट बी इक्वल टू E नॉट, दैट्स रिक्वायर्ड। अगर आपके पास 100 रुपीज नहीं है, 80 रुपीज है, तो आप वो ब्रांड का वो चॉकलेट नहीं खरीद सकते। ठीक है, इट मीन्स अगर एनर्जी E नॉट से कम है तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट। अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपका जो रुपी है, जो आप एक करेंसी दे रहे हो, फोटोन की है, वो डिविजिबल नहीं है। तो अगर 100 की जगह पे मैं आपको 500 का नोट भी दूंगी तो भी वो आपको एक ही चॉकलेट देगा और बाकी की एनर्जी वापस आपके पास आ जाएगी या उस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी इन द फॉर्म ऑफ, क्या कह सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। राइट? तो आपके पास इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके पास इंसिडेंट बढ़ता है, अगर आपकी इनिशियल एनर्जी ज्यादा है तो उससे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। ई नॉट को चेंज नहीं कर सकते, फिक्स प्राइस है जैसे, तो वो चेंज नहीं कर सकते, दैट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। राइट? तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन थी किसकी? वी हैव डन एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आपको न्यूमेरिकली बस एक फॉर्मूला याद करना था, मैं इसको लिख देती हूँ, ध्यान से देखना, मैं जो लिख रही हूँ उसको समझना। ओके, जब मैं H न्यू लिखती हूँ तो इसका मतलब कितने फोटॉन्स की बात हो रही है। हाउ मेनी फोटॉन्स? 1। अगर आप 1 फोटोन की बात करते हो तो H न्यू नॉट यानी 1 फोटो इलेक्ट्रॉन और हाफ mv²। बेटा अगर मैंने यहां लिख दिया एवोगैड्रोस नंबर इनटू H न्यू, इसका मतलब नाउ इट इज 1 मोल photons. How many electrons will come out? Naturally 1 mole. और काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? हाफ n0 mv²। ठीक है, इज इट क्लियर? जब आप प्लस माइनस करते हो तो जूल्स इज इक्वल टू, यानी x जूल्स इज इक्वल टू y जूल्स प्लस z जूल्स, ऐसा किया जा सकता है। ये ठीक है क्योंकि यूनिट सेम है तो आप प्लस माइनस कर सकते हो। क्या आप ऐसा लिख सकते हो? कैन आई राइट दिस वे? मुझे इस पे गलती बताओ क्या है। क्या ये ठीक है? ये गलत है। क्यों गलत है? यहाँ किलो जूल्स है, यहाँ पे जूल्स है, यहाँ पे जूल्स है। इसको ठीक कैसे करूँ? हाउ आई कैन करेक्ट इट? राइट, क्या मैं इसको 1000x कर दूं तो ये जूल्स हो जाएगा। नाउ इट इज y प्लस z, कॉमन कर देते हैं, जूल्स मैंने बाहर रख दिया। ठीक है ना?
इट मीन्स जब तक आप यूनिट सिस्टम सेम नहीं करोगे आपके न्यूमेरिकल्स अटकते जाएंगे। तो यहाँ न्यूमेरिकल्स को करने का बस एक मेथड ध्यान रखना है, अपने यूनिट सिस्टम को सेम रखना है। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी किलो जूल पर मोल में है, ये वैल्यू है मेरे पास, तो बताओ इनके साथ क्या करूं? क्या इसको ऐसे ही रहने दूं? क्या ये ठीक फॉर्मूला होगा? No, ma'am. Now you first multiply with 100 and then multiply with the Avogadro. मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर कर दिया और Divide by 1000. डिवाइड बाय 1000, करेक्ट। अब ये भी क्या हो गए? किलो जूल पर मोल। अब अगर आप सॉल्व करोगे तो जाके आंसर करेक्ट आएगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाना था। तो न्यूमेरिकल्स में इन क्वेश्चंस में आपको फंसाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि वो आपको यूनिट सिस्टम में फंसा सकते हैं, अदरवाइज तो प्लस माइनस के न्यूमेरिकल्स हैं। तो यूनिट सिस्टम को बहुत ध्यान से समझ के लिखना है और फिर ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। और अगर इसके 10 रेज़ टू पावर 20 आ रहा है, इसमें 10 रेज़ टू पावर 18 आ रहा है, तो आप प्लस नहीं कर सकते। दोनों के 10 रेज़ टू पावर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी प्लस कर सकते हैं। याद है ना? तो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल्स हैं, इनमें कैलकुलेशंस थोड़ी लगती है। जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, यूनिट सिस्टम, मल्टीपल्स, 10 रेज़ टू द पावर, ये सब ध्यान से करना, तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स ठीक हो सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो ये आपके पास था एक पार्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन क्या है? h न्यू नॉट, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? इट इज h न्यू नॉट, दैट इज मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के दो एविडेंसेस का एक्सप्लेनेशन था, वो हमने कर लिया। अब थर्ड एक्सप्लेनेशन हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो अगला हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज स्पेक्ट्रम। जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम थोड़ा सा आप समझ चुके हो और थोड़ा डिटेल में हम अभी और करेंगे। बेटे स्पेक्ट्रम का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, in order of increasing wavelength, frequencies in increasing order or decreasing order। ऐसा नहीं, तो मैंने फ्रीक्वेंसी लिख ही दिया था, in increasing or decreasing order। किसी भी ऑर्डर में जब किसी वेवलेंथ को अरेंज कर दिया जाता है तो उसे हम स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। होता कब है? जैसे एक लाइट को आपने प्रिज्म में से पास किया, तो ये वाइट लाइट है, तो हमें पता है कि वाइट लाइट को जब प्रिज्म में से पास करते हैं तो प्रिज्म में से पास करने के बाद एक स्पेक्ट्रम शो करती है। उस स्पेक्ट्रम में हमारे पास कितने कलर्स हैं और किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, तो नेचुरली इसमें हमने कुछ नहीं किया, दिस इज नॉट डन बाय आवरसेल्व्स, हमारी कोई साइंस नहीं है इसमें, हमने सिर्फ समझा है ऐसा हुआ था और हमने सिर्फ उसे ऑब्जर्व किया है। सोचो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन नेचर इज सिर्फ ऑब्जर्व करने पे ही हम अपने आप को महान समझने लग जाते हैं। हम कर नहीं रहे हैं, we are not the reason behind it, we are not the cause of this phenomena, we are just looking at and we are just trying to understand it। सिर्फ इतने में ही हम कहते हैं कि we have done something। तो नेचर अपने आप क्या कर रही है कि व्हाइट लाइट को इसमें से पास होने के बाद आपको एक
अरेंजमेंट दिखा रही है लाइट की फ्रीक्वेंसीज का। तो यहां में नजर आया विबग्योर। वायलेट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा थी, हाई फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो ज्यादा ही डेविएट करता है, यानी आपका वायलेट सबसे ज्यादा बेंड कर रहा है, स्ट्रेट जाने के बजाय इट्स गोइंग टू हैव मैक्सिमम डायफ्रैक्शन। रेड जो है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और सबसे कम डेविएट कर रहा है। तो आप ये कहोगे दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। बेटा जब हमने स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट देखा तो ये एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम था। अब आपको समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस। इट इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। व्हाट डज इट मीन? आपने कभी विबग्योर देखा होगा, रेनबो सबने देखा होगा, देखा है सबने? यस और नो? मूवीज में तो पक्का ही देखा होगा ना, अगर रियल लाइफ में नहीं भी देखा हो तो मूवीज में तो पक्का ही देखा होगा, कार्टून मूवीज में भी दिखाते हैं। जब वो रेनबो दिखाते हैं तो रेनबो कैसा होता है? कलर्स दिखते हैं, 7 कलर्स, लेकिन 7 कलर्स एक दूसरे में मर्ज हुए पड़े होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले आएगा वायलेट, फिर ब्लैक लाइन आएगी, फिर इंडिगो, फिर ग्रीन, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर गोइंग टू बी मर्ज इनटू ईच अदर। एकदम से जैसे अभी वायलेट खत्म भी नहीं होता तो इंडिगो शुरू हो चुका होता है, इंडिगो खत्म भी नहीं होता और ब्लू शुरू हो जाता है, ब्लू के साथ ही ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। इट मीन्स देयर इज नो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ पर्टिकुलर लेवल टू द पर्टिकुलर लेवल। तो 400 से लेकर अगर मैं 800 मीटर की लेमडा ले रही हूँ, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ, तो हम ये कहेंगे कि 400 टू 800 अगर इस रेंज में देखा जाए तो कोई भी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ मिसिंग नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है नो मिसिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। सारी फ्रीक्वेंसीज वहां पे हैं, इसीलिए सिर्फ 7 रंगों से आपके पास इतने सारे शेड्स बन जाते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ ग्रीन की बात करो, ग्रीन के भी कितने शेड हैं। अगर आप पार्क में बैठ जाओ तो आपको हर लीफ का कलर डिफरेंट ग्रीन नजर आता है। कोई डार्क ग्रीन होता है, कोई लाइट ग्रीन, कोई थोड़ा सा येलोइश ग्रीन, कोई पेल ग्रीन, समथिंग समथिंग, कितने कलर्स है। तो इट मीन्स वो क्या चीज है? इट मीन्स सिर्फ फ्रीक्वेंसीज का लेवल चेंज हो रहा है, राइट? जैसे मान लो 400 वेवलेंथ है तो अलग कलर है, 401 वेवलेंथ है तो डिफरेंट कलर, 402 है तो डिफरेंट शेड, और डिफरेंट शेड्स आपको नजर आती है। तो आप ये कह सकते हो इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ? हमारे पास यहाँ इसमें से कोई भी लाइन गायब नहीं है, सारी फ्रीक्वेंसीज एक साथ हैं, कॉन्टिन्यूएशन में आ रही हैं, तो हमने कहा इट इज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कैसा आता? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये भी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, कोई वेवलेंथ मिसिंग नहीं नजर आती। जैसे आपने लिखा था कॉस्मिक, फिर गामा, एक्स-रेज, देन यू हैव अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद विबग्योर यानी विजिबल कलर्स आ गए, फिर इंफ्रारेड, फिर क्या था इसके बाद? माइक्रो, और फिर रेडियो वेव्स। तो हम कहते हैं यहां पे भी कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी नजर नहीं आती, ये नेचुरल एनर्जी स्पेक्ट्रम है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बेटा, जब किसी, अगर आप कोई पैटर्न देख रहे हो और उसमें कॉन्टिन्यूअस एक के बाद एक लाइन आ रही है, सारे कलर्स दिखते जा रहे हैं, बीच में कोई डार्क ब्लैक लाइन या कुछ मिसिंग नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है कि 401 या 403 या 405 गायब है, ऐसा नहीं है। तो एवरी फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी देयर, या एवरी वेवलेंथ इज गोइंग टू बी देयर। तो कॉन्टिन्यूएशन में सारी वेव्स हैं, तो आप कहोगे कोई मिसिंग तो है ही नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है? यानी अगर आप सोलर लाइट को देखते हो
तो ये कॉन्टिन्यूएशन में कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब अगर आप इसको बाइफिकेट करो सारी फ्रीक्वेंसीज को, तो हमें पूरी काउंटिंग 1 से लेकर 10⁻⁶ तक अगर वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसीज हैं तो सारी आपको नजर आएंगी, सारी हैं वहां पर. नो फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी मिसिंग फ्रॉम इट्स पैटर्न. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. समझ आया? ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि 10⁻24 से लेकर 10⁻², हर्ट्ज तक हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, एक भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है. तो वी हैव ऑल फ्रीक्वेंसीज विद अस. ठीक है जी. विप्योर रेनबो देखोगे तो रेनबो में कोई काली लाइन नहीं है, कोई ब्लैक लाइन नहीं है वहां पर. ये हमारे पास था स्पेक्ट्रम का कॉन्टिन्यूअस पार्ट, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या वाकई कोई डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी होता है? तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, देयर इज अ एटॉमिक स्पेक्ट्रम. जब हमने कहा एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसका मतलब अब हम एटम्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ दिस लाइट. बेटे एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या है? वो आपसे कहते हैं कि अगर मान लो आपने किसी डिस्चार्ज ट्यूब में एक पर्टिकुलर टाइप का एलिमेंट लिया, यहां पे आपने डिस्चार्ज ट्यूब ली. Here we have some element like आपको पता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई भी एलिमेंट आपने ले लिया और यहां से एक लाइट बाहर आ रही है, यानी ये जब जगेगी, जब ये चमकेगी तो सम लाइट एनर्जी इज कमिंग आउट. इसको हमने प्रिज्म में से पास किया. इस लाइट का सोर्स ये एटम्स हैं. ये बात समझ आ रही? क्योंकि अब सन नहीं है ना, यहाँ पे कोई सोलर सिस्टम या कोई बल्ब नहीं लगाया हमने एक एलिमेंट रखा है यहाँ पर जो यहाँ से कोई लाइट एमिट कर रहा है. इसको जैसे हमने प्रिज्म में से पास किया, अगर मुझे सिर्फ 2 ही लाइंस नजर आई, ओनली 2 लाइंस, तो व्हाट विल यू से? तो आपको सिर्फ 2 वेवलेंथ नजर आ रही है, λ1 और λ2. इन दोनों के बीच में देयर इज मिसिंग वेव्स, यहाँ पे गैप है. तो आप क्या कहोगे? या क्या ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हुआ? नाउ इट इज गोइंग टू बी अ डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो अब हम कहेंगे there is a gap between the two. There are 2 wavelengths, one is λ1, another is λ2. और जैसे मैंने इस गैप को देखा तो मैं आपसे कहूंगी it means discontinuous spectrum. इसका मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है. इसको हमने एक और नाम दिया, वो था लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि हमें कुछ लाइंस नजर आ रही थी. लाइन स्पेक्ट्रम और डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. फॉर एग्जाम्पल सोडियम, अगर हम वहां सोडियम लेते हैं, λ1 is 5890 Armstrong and λ2 is 5896 Armstrong. दोनों कौन से कलर की लाइंस हैं? येलो लाइंस. 2 येलो लाइंस हमें नजर आई. तो सोडियम के स्पेक्ट्रम में, जैसे सोडियम अगर आपने यहां लिया होता तो येलो कलर का लाइट एमिट होता, 2 येलो लाइंस यहां बाइफरकेट होती, बाकी सब गायब था. 2 येलो लाइंस आर विजिबल. जब आप कहोगे सिर्फ 2 ही येलो लाइंस दिख रही हैं, तो हम कहेंगे सोडियम का स्पेक्ट्रम इट इज कंसिस्टेड ऑफ 2 लाइंस. पोटेशियम में हो सकता है 5 लाइंस हो, किसी और में हो सकता है 6 लाइंस हो.
सभी एलिमेंट्स अपना अपना डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं। अब सोडियम यहाँ पे क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, तो हम कहेंगे एमिशन ऑफ येलो कलर बाय सोडियम। इसलिए सोडियम लैंप की जो लाइट होती है ना, वो पीले रंग की होती है। आपने देखा होगा सोडियम लैंप, तो अक्सर विंटर्स में जो आपके सर्कल्स हैं उन पे बड़ी बड़ी लाइट्स चला देते हैं, या स्टेडियम में बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स चला रखी होती हैं, दोज आर सोडियम लैंप्स। सोडियम लैंप्स क्या होते हैं, वो येलो कलर की लाइट देते हैं, जो फॉग, जो मतलब फॉग होती है उसमें भी दिखती हैं। तो गाड़ियों में भी येलो लाइट, दैट इज फॉग लाइट जिसे आप कहते हो। तो वो येलो लाइट जो है वो येलो कलर एमिट हो रहा है। अगर हम उसको प्रिज्म में से पास करते हैं तो दो वेवलेंथ हमें नजर आ रही थी, λ1 λ2। ये एक लाइन स्पेक्ट्रम नजर आ रहा था, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नजर आ रहा था। हमें ये समझ आया कि डिफरेंट एलिमेंट्स आर हैविंग देयर डिफरेंट स्पेक्ट्रम। डिफरेंट एलिमेंट्स शो देयर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज या wavelengths in their spectrum। हर कोई अपनी अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बताता है। जैसे सोडियम के लिए येलो था, तो पोटेशियम के लिए वी हैव पेल वायलेट फ्रीक्वेंसीज, कलर जो है पेल वायलेट कलर आया। रुबीडियम के लिए हमारे पास रेड वायलेट कलर आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि हर मेटल अपना अपना डिफरेंट स्पेक्ट्रम शो करता है। हाँ जी, देयर इज नो एलिमेंट, या कोई भी ऐसा एलिमेंट हमें नजर नहीं आया जिसने कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिया। ठीक है, सारा स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस नहीं नजर आता, लाइंस ही नजर आती है। तो एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम है वो हमेशा कैसा नजर आया, लाइन जैसा, डिसकंटीन्यूअस, ठीक है, और कैसा है, स्पेसिफिक सा है, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट कलर्स। इसीलिए बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम कह सकते हैं, देयरफॉर क्या कह सकते हो, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज कंसिडर्ड एज फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट। अगर किसी एलिमेंट को पहचानना हो तो हम उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं। रीजन आपके सामने है, एवरी एलिमेंट हैज इट्स फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड कलर, फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइंस। तो जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स होते हैं और हमें हमारे फिंगरप्रिंट से पहचाना जा सकता है, वैसे ही वो कहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके भी अपने फिक्स्ड फिंगरप्रिंट्स हैं, यानी स्पेक्ट्रम है, एंड फ्रॉम देयर स्पेक्ट्रम वी कैन आइडेंटिफाई एन एलिमेंट। हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट इट्स स्पेक्ट्रम। आप ऐसे समझ के देखो, मेरे पास मान लो एक सैंपल है कोई भी, मैंने उसको स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया उसका, उस स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से जब मैंने उसका ग्राफ बनाया उसमें ये 5890 5896 नजर आया। अगर मुझे 5890 5896 वेवलेंथ नजर आएगी तो मैं आपसे कहूंगी कि इस सैंपल के अंदर सोडियम प्रेजेंट है, क्योंकि ये दो वेवलेंथ तो सिर्फ सोडियम की हो सकती है। इट्स लाइक दैट, ठीक है। अब ये कैसा स्पेक्ट्रम बन रहा था, तो बेटा ये आपका एमिशन स्पेक्ट्रम बना था। दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट। अब मुझे बताओ, इसको मैंने एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों कहा, why it is named as emission spectrum? सोचो, because color is emitted by the element itself। हम तो एलिमेंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कोई कलर नहीं होता, हमने सिर्फ वोल्टेज अप्लाई किया है, उसमें से बहुत सारी एनर्जी एमिट हो रही है, तो नेचुरल हमें कहना पड़ेगा कि दिस इज गोइंग टू बी कैसा स्पेक्ट्रम हो गया, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, तो अब हम ये कह सकते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है। तो आपके पास क्या है, लाइट
emitted by the element, आप नीचे भी लिख सकते हो इसको, when high potential is applied to it. This light, when passed through prism, a line spectrum is observed. Few bright lines on dark background, यानी सारे तरफ ब्लैक कलर का कुछ था, हमने तो कुछ दिया ही नहीं था ना, तो बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक था। यानी अगर आप दीवार को ब्लैक पेंट कर दो और उसमें कुछ येलो लाइंस दिख रही हो तो आप कहोगे ब्लैक बैकग्राउंड पे वो येलो लाइंस दिख रही है, तो ये ऐसा दिखता है। ये स्पेक्ट्रोग्राफ अगर आप ऑब्जर्व करते हो, स्पेक्ट्रोमीटर से, अब किसी स्पेक्ट्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच वी कैन जस्ट लुक एट द स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रोमीटर में अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लेंस, तो आपको कुछ लाइंस नजर आती हैं। वो कैसी दिखती हैं? जैसे डार्क सी बैकग्राउंड पे कुछ कलर्ड सी लाइंस दिखती हैं, और उन लाइंस को हमने लाइन स्पेक्ट्रम बोला, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोला, और ये सोडियम का स्पेक्ट्रम मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। यहां तक बताओ बेटे, एनी डाउट इफ यू हैव? यहां तक क्लियर है? अब हमें इसका उल्टा करना है। एलिमेंट में एक और ऑप्शन है, एटम्स जो क्या करते हैं वो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी बनाते हैं। यानी आप एटम्स का या एलिमेंट्स का एमिशन के साथ साथ एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी स्टडी कर सकते हो। अब मैं सिर्फ ये डायग्राम बता रही हूँ, आप लोगों ने जो लिखना है वो देखते हैं। अब लाइट एब्सॉर्ब होगी, तो अब मैंने स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब देखना जरा, जो मैं डायग्राम बनाऊंगी उससे समझेंगे। हमने क्या किया, एक वाइट लाइट को लिया, सोर्स हो गया मेरे पास वाइट लाइट का। इस वाइट लाइट को एक सैंपल में से पास किया, पोटेंशियल नहीं लगाना, बस एक सिंपल सैंपल ट्यूब है ये। दिस इज द सैंपल, चाहे आप सोडियम वेपर से लें। जैसे लाइट इसके अंदर से गई, बाहर आई, हमने यहां प्रिज्म रखा, प्रिज्म में से इस लाइट को पास किया। हमें लगा यहां पे कितने कलर्स आने चाहिए? 7। ये वाइट लाइट तो 7 कलर्स ही देती है ना। यहां 7 कलर्स आए, लेकिन 2 लाइंस मिसिंग हो गई। ये 2 मिसिंग थी, गायब ही हो गई। ये पूरा विबग्योर दिख रहा था और उसमें से 2 येलो लाइंस की जगह पे 2 ब्लैक लाइंस आ रही थी। बाकी सातों रंग दिख रहे हैं आपको, पूरा विबग्योर दिख रहा है, लेकिन वहां बीच बीच में 2 ब्लैक लाइंस आ रही हैं। वो जो ब्लैक लाइंस आ गई थी, वो अगर ये सोडियम वेपर्स थे तो वो जो दोनों ब्लैक लाइंस थी वो आपकी क्या बना रही थी? लाइन स्पेक्ट्रम। तो कॉन्टिन्यूएशन तो ब्रेक हो गई ना,
विबग्योर में से 2 लाइंस को आपने गायब कर दिया है, तो कॉन्टिन्यूएशन तो गई, तो हो गया ना डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यही दोनों लाइंस मिसिंग हुई। सोडियम के केस में सेम 2 वेवलेंथ्स आर मिसिंग, लाइन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस, वेवलेंथ सेम, फिंगरप्रिंट कंसीडर किया जा सकता था। और अब हम कहेंगे एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम is going to show the same wavelength emitted or absorbed। तो आपके पास अगला स्टेटमेंट ये आया कि चाहे आप एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ो या फिर एब्जॉर्प्शन, एलिमेंट अपनी वेवलेंथ चेंज नहीं करता। यानी चाहे आप उसका एमिशन स्पेक्ट्रम लो, चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लो, उसका जो नेचर है, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो सेम ही है। फर्क सिर्फ इतना है, अब आपको क्या दिखेगा, फ्यू डार्क लाइंस ऑन अ bright colored background। तो दोबारा देखते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या चेंज है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एलिमेंट अपना कलर नहीं प्रोड्यूस कर रहा, वो क्या कर रहे हैं, 7 कलर्स आ रहे थे, उनमें से 2 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसने 2 वेवलेंथ्स यहां से एब्जॉर्ब कर ली हैं, बाकी की सारी वेवलेंथ आगे चली गई, वो हमें यहां नजर आ रही है। तो 2 डार्क लाइंस दिख रही हैं किस पे, ब्राइट कलर्ड सी बैकग्राउंड पे। तो फ्यू डार्क लाइंस ऑन कलर्ड बैकग्राउंड, स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम है, वेवलेंथ सेम है सोडियम की। इसका मतलब अभी भी आप इस स्पेक्ट्रम को क्या कहोगे, फिंगरप्रिंट ही कहोगे, इट इज फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट। और एमिशन हो या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लैम्डा एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू लैम्डा एमिटेड इफ एलिमेंट इज सेम। बोलो जी, ये बात समझ आई? हाँ जी बेटा, Any doubt in emission spectrum if you have? अब आप emission spectrum को पूरे नए सिरे से लिखोगे, यानी आपने यहाँ से लिखना शुरू किया। अब ये absorption spectrum था, तो emission spectrum आप पहले लिख चुके हो, अब absorption spectrum, statement, dark lines कैसा दिखेगा and so on। तो अब आपको मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आप मुझे बताना ये कौन सा स्पेक्ट्रम है। हाँ जी बेटे, नहीं बेटे मोनोक्रोमैटिक नहीं, ऑल वेवलेंथ्स, सारे कलर्स आपने एक साथ। और एमिशन में जरूरी नहीं है मोनोक्रोमैटिक, कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट कलर्स, जैसे पोटेशियम में रेड कलर की और वायलेट, रेडिश वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी आती है। तो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज हैं, अपनी अपनी वेवलेंथ्स, कई बार अलग अलग शेड्स मिसिंग होती हैं। अब तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है, ये मैंने थोड़ा सा पिक्चोरियल बनाने की कोशिश की, देखो जरा पिक्चोरियल समझ आया। डार्क सी बैकग्राउंड पे 2 लाइंस और ब्राइट बैकग्राउंड पे ये कुछ मिसिंग लाइंस। अगर मान लो ऐसे से कुछ फ्रीक्वेंसीज गायब हो जाए तो आप कहोगे ये कहाँ चली गई, तो ये बन जाएगा एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अगर स्पेक्ट्रोग्राफ देखो तो आपको ऐसा दिखता है जैसे एक स्क्रीन नेगेटिव सा, उस पर कुछ लाइंस दिखती हैं, या तो एमिटेड या फिर एब्सॉर्ब्ड। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज आल्सो नेम्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। आपने अब तक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं किया था, और रदरफोर्ड्स मॉडल का ये इंपॉर्टेंट लिमिटेशन था कि रदरफोर्ड का मॉडल स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अब देखो ना, रदरफोर्ड को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि एटम स्पेक्ट्रम क्यों बना रहा है, और एक ही फ्रीक्वेंसी या एक तरह की ही वेवलेंथ क्यों फिंगरप्रिंट की तरह कैसे ट्रीट कर पा रहे हैं। तो व्हाई इट इज सो, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के पास तो नहीं थी। तो नेचुरली हमने रदरफोर्ड के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया हुआ है,
तो अब हम इनको जब समझेंगे तो हम अपने नेक्स्ट मॉडल से इनका आंसर मांगेंगे, राइट? समझ आया बेटे +1 क्लास? यहाँ तक एनी डाउट इफ यू हैव? आपकी आज की क्लास का होमवर्क होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स, वो आपने ट्राई करने हैं, और इसके साथ आपने करने हैं जो आपके पास अभी असाइनमेंट है, एक पड़ी हुई है ना असाइनमेंट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। तो ये 2 असाइनमेंट्स के क्वेश्चन आप करके आओगे नेक्स्ट क्लास में। आई विल टेक योर डाउट्स and then we'll continue further with hydrogen spectrum. Okay ji, that's all for today's class. Any doubt if you have, you can ask.